Hello everyone, this is Dr. Shivangi at your disposal, and we are going to start with the topic human health and disease. Very, very important topic, and also more of our interest because eventually we all want to become doctors. So, finally, we are starting with human health and disease, and this is in accordance to your NEET preparation. So, we'll be covering most of the MCQs, most of the key pointers, etc. Okay, so the question one over here is from infectious disease. Question one. It says that match the list one with list two. First of all, a key tip over here is that we get like this pattern is quite common in your NEET exam. So they generally give you match the following type of questions. अब उसमें बहुत बार ऐसा होगा कि तुम्हें चार में से एक या दो ऑप्शंस ही आते हों। मोस्टली क्या होता है कि उस एक दो ऑप्शन से आंसर निकल आता है। सो यू डोंट नीड टू बी अफ्रेड इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ एनी ऑफ वन ऑफ द ऑप्शंस, जस्ट लुक फॉर दैट वन ऑप्शन विच कैन गेट यू क्लोजर टू द आंसर। अब मोस्ट लाइकली ये होगा चार में से एक तो आता ही होगा यार, एक तो आता ही होगा। अगर जिसने थोड़ा भी पढ़ा है एक ऑप्शन आता होगा, एंड अगर वो एक ऑप्शन आ रहा है तो मोस्ट लाइकली हम एटलीस्ट 50-50 पे तो आ जाएंगे। तो हमारा जो वो क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी है दैट वुड इंक्रीज, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस हम तब अटेम्प्ट करेंगे चाहे उसको हम मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दें, और इसे हम तब एक अटेम्प्ट करें जब हमारे क्वेश्चन का काउंट उतना ही नहीं बन रहा है, क्योंकि इवेंचुअली इट इज बायोलॉजी ना, वी हैव टू स्कोर सम डिसेंट मार्क्स। तो कोई क्वेश्चन हम पूरा तो छोड़ के आ नहीं सकते, 50-50% रूल आउट करेंगे। एनीवे, स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, साल्मोनेला टाइफी। टाइफी भाई ये तो नाम ही बता रहा है टाइफॉइड। साल्मोनेला टाइफी, एक ऑप्शन रूल आउट हो गया, डी ऑप्शन विल नॉट बी द आंसर, राइट। राइनो वायरस, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं आ रहा। न्यूमोनी, नाम से ही पता चल रहा है फोर्थ ऑप्शन होगा, तो सी इज फोर। केवल एक ही ऑप्शन में वो आंसर है बेटा, ए का टू, सी का फोर, ओनली थर्ड ऑप्शन से so that would be the right answer. Anyway, talking about rhinovirus, it will cause कॉमन कोल्ड। मोस्ट जो कॉमन कोल्ड जो हो जाता है ना, जिसे कहते हो कि वायरल हुआ है, वायरल हुआ है, चलते फिरते जो हो जा रहा है, तुमको हर बार मौसम चेंज हो रहा है वायरल हो जा रहा है, तो दैट वायरल इज योर राइनो वायरस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग कॉमन कोल्ड। एंड प्लाज्मोडियम वाइवैक्स इज योर मलेरिया। तो जनरली मलेरिया तीन स्पीशीज से होता है प्लाज्मोडियम के, प्लाज्मोडियम falciparum. Plasmodium falciparum is the most deadliest one. इसके अलावा प्लाज्मोडियम ओवेल है एंड प्लाज्मोडियम वाइवैक्स इज देयर। So malaria is a protozoan disease. It's a protozoan disease. ठीक है, प्रोटोजोआ किस में आता था? प्रोटिस्टा में, किंगडम प्रोटिस्टा में आता था, प्रोटिस्टा में प्रोटोजोन डिजीज। प्लाज्मोडियम जो है प्रोटोजोआ है, और क्या आएगा इसमें? अमीबा वगैरह आएगा, ठीक है। तो प्रोटोजोआ प्रिमिटिव एनिमल्स। राइनो वायरस वायरल डिजीज हो गया, और इसमें बाकी ये साल्मोनेला टाइफी और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, दोनों के दोनों ही क्या है? दे आर बोथ बैक्टीरियल डिजीजेस। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस मतलब हमने ये दो पढ़ा था ना, एक हम पढ़ते हैं कोकाई। कोकाई मीन्स राउंड शेप, ऐसे, ठीक है। बैक्टीरिया डिफरेंट शेप के होते हैं ना, बैसिलाई हो सकते हैं रॉड शेप, देन दे कैन बी कॉमा शेप्ड लाइक दिस। मैं एमसीक्यूज को आई एम ट्राइंग टू कोरिलेट इट टू अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ चैप्टर्स, इंटरकनेक्टिंग देम सो दैट यू आर एबल टू रिकॉल द प्रीवियस नॉलेज ऑल्सो। तो ये विब्रियो कॉलेरी हो गया, ये बेसिलाई हो गया, ये। अब इसमें स्ट्रेप्टो का क्या मतलब होता था? स्ट्रेप्टो का क्या मतलब होता था? स्टेफाइलो मतलब ऐसे क्लस्टर में, दिस इज स्टेफाइलो, एंड स्ट्रेप्टो मतलब स्ट्रेट चेन में। तो अगर कल को तुमको डायग्राम भी आ जाए ना, और तुम्हें इस तरीके का अरेंजमेंट, अगर तुम क्योंकि कल को माइक्रोबायोलॉजी पढ़ोगे, ठीक है, यू विल बी डायग्नोजिंग द डिजीज, तो वहां पे अगर तुम्हारे पास किसी पेशेंट का ब्लड है, उसमें ब्लड के सैंपल में इस तरीके का बैक्टीरिया दिखता है, तो पहचानोगे कैसे कि कौन सा न्यूमोनिया कॉज कर रहा है, कौन सा क्या कॉज कर रहा है, या पेशेंट को डिजीज क्या है, इलनेस क्या है? कल्चर करोगे कैसे पता चलेगा? तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो होगा हमारा, वो
ऐसे चेन में चेन लाइक अरेंजमेंट में दिखेगा. We won't see the clusters. We'll see the chain like arrangement. Moving on. Second question. Vidal test. Vidal test is used to diagnose. Very important. Vidal test. अगर कोई एक क्वेश्चन पूछना होगा ना टाइफॉइड में से, the answer is typhoid obviously. So Vidal test is used to diagnose typhoid. बहुत लोगों का हुआ भी होगा Vidal test, and that is the confirmatory test for typhoid, also called as enteric fever. Enteric fever. Typhoid is also called as enteric fever. कुछ कुछ बहुत key features होते हैं इसमें. There is persistent fever and high grade fever होता है इसमें. Weakness is there, fatigue is there, loss of appetite, stomach ache can be there, then vomiting, diarrhea like symptoms at times. Then there are rose spots seen in this disease. Rose spots, मोती झरा कहते हैं हिंदी में. Okay. Next is autoimmune disease. के ऊपर क्वेश्चन है. ऑटोइम्यून डिजीज पहली चीज तो होती क्या है? तो ऐसी डिजीजेस इन विच द बॉडीज इम्यूनिटी स्टार्ट्स वर्किंग अगेंस्ट इट. दैट इज द बॉडी immune system loses the control, loses the judgment between self and non-self. बॉडी को पता ही नहीं चल रहा कि कौन से सेल्फ सेल्स हैं और कौन से नॉन सेल्फ हैं. ठीक है. तो इसमें ऐसे डिसऑर्डर्स को हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कह रहे हैं, जहां पे बॉडी अपने ही सेल्स को दुश्मन समझ के मारने लग रही है. अब इसमें जो कुछ एग्जांपल्स हैं, अपार्ट फ्रॉम द वंस व्हिच आर गिवन हियर, वी विल डिस्कस देम वन बाय वन ऑब्वियसली. तो एक एग्जांपल आता है सॉरी मैम. हाँ, जो सबसे कॉमन एग्जांपल हम पढ़ते हैं टाइप 1 डायबिटीज. अगर तुम्हें याद हो तो पैंक्रिया के जो सेल्स होते थे, islets of Langerhans, they were responsible for forming insulin. अगर वो सेल्स में म्यूटेशन हो जाए, सेल्स जो है अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो उस केस में अगर इंसुलिन काउंट कम होता है इन द बॉडी, इंसुलिन का जो अमाउंट है, दैट वुड लीड टू टाइप 1 डायबिटीज. तो दैट इज अगेन एन ऑटो इम्यून डिजीज. फॉलोड बाय SLE है, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस. सेलिना गोमेज को है ये वाली बीमारी. उसके अलावा ITP हो सकता है, लाइकन प्लानस हो सकता है, मल्टीपल डिजीजेस आर देयर, माइस्थेनिया ग्रेविस है. तो one such disease is rheumatoid arthritis also. Rheumatoid arthritis, it comes from the word arthro. Arthro is joints. तो joints का movement get disrupted. इस तरीके के joints नजर आएंगे. बिल्कुल ये क्लासिकल प्रेजेंटेशन है rheumatoid arthritis के पेशेंट्स की, राइट. उसके अलावा और क्या है? एस्मा है. एस्मा कैन बी बिकॉज ऑफ pollen grains or some it is basically a hypersensitivity. यहाँ पे इम्यूनिटी कम नहीं हो रही, या सॉरी इम्यूनिटी सेल्स जो है अपनी बॉडी के अगेंस्ट काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे उल्टा हो रहा है. यहाँ पर ओवर रिएक्ट कर रहे हैं. यहाँ पे इफ दे गेट एन एलर्जन, आइडियली क्या होता है कि हर चीज एलर्जन नहीं है ना हमारे लिए, हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी. लेकिन कुछ लोगों के लिए इट कैन एक्ट एज एन एलर्जन एंड देयर बॉडी रिस्पॉन्ड, like it can be very severe kind of a response, so that is hypersensitivity. Example can be asthma, malaria, infectious disease, tuberculosis, infectious disease. So we'll go by rheumatoid arthritis. That is the right answer for this question. Followed by which of the following cell secretes antibodies? अब antibodies जो है मैक्रोफेजेस फैगोसाइटोसिस कराते हैं. T lymphocytes नहीं होगा, B lymphocytes होंगे. B lymphocytes are exclusively the cells responsible for releasing antibodies, also called as immunoglobulins.
Immunoglobulins. Can anyone tell me why are T lymphocytes referred to as T lymphocytes at all? T lymphocytes को T lymphocytes क्यों कह रहे हैं? So we'll find out the answer to this. So now T lymphocytes and B lymphocytes. Basically, अब देखो immunity if you remember दो type का होता है. Immunity अगर हम बोले तो it is one is innate immunity. उसमें बाकी cells आ गए. न्यूट्रोफिल्स हो गए, बेसिकली न्यूट्रोफिल्स हो गए, इजिनोफिल्स हो गए, मैक्रोफेजेस वगैरह, वो सारे सेल्स आ गए. लेकिन अगर हम बात करें adaptive immunity की, that is provided by two major cells, B and T lymphocytes. B lymphocytes and T lymphocytes. तो इनका क्या काम है दोनों का? ये बाय बर्थ प्रेजेंट नहीं है, इनेट इम्यूनिटी नहीं है. दे like they basically develop in the bone marrow and then they get matured in the lymphoid organs. T lymphocyte जैसे thymus में mature होता है. तो अब इनका क्या काम है कि बी लिम्फोसाइट तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स यानी कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा टू किल द पैथोजन. ये इम्यूनिटी बेस्ड रिस्पॉन्स है कि बेसिकली इफ यू विल गेट इम्यून एंड इफ योर बॉडी इज एबल टू रिकॉग्नाइज सर्टेन एंटीजेंस, तो एंटीजन एंटीबॉडी मेडिएटेड रिस्पॉन्स जनरेट कराते हैं. एंड टी लिम्फोसाइट्स का क्या काम होता है? टी लिम्फोसाइट बेसिकली पैथोजन को डायरेक्टली किल करती है या फिर किसी भी इंफेक्शियस सेल को डायरेक्टली किल करती है या कैंसरस सेल्स को भी किल करते हैं. तो कई बार क्वेश्चन में वो तुमको ऑप्शन देंगे कि टी लिम्फोसाइट्स एक्ट अगेंस्ट कैंसर सेल्स आल्सो, व्हिच इज ट्रू. दे कैन एक्ट अगेंस्ट कैंसरस सेल्स. एंड दूसरा ये हेल्प कराते हैं बी लिम्फोसाइट की टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन. नाउ WBCs एक क्विक रिविजन हो जाए. They are also referred to as leukocytes. They are divided into two categories, granulocytes और granulocytes. Granulocytes अगर इनके पास granules present हैं, उन्हें granulocytes बोलेंगे. अग्रैन्युलो में granules present नहीं है. Granulocytes में सारे fill वाले आ गए, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इजिनोफिल, सारे fills वाले आ गए. एंड अग्रैन्युलोसाइट्स में सारे साइट वाले आ गए, lymphocyte and monocyte, right? So here you can see बेसोफिल है, बेसोफिलिक ब्लू स्टेन लेगा. इजिनोफिलिक, एसिडोफिल भी कहते हैं इसे, एसिडोफिलिक भी कहते हैं. इट टेक्स द रेडिश स्टेन और द पिंकिश स्टेन. ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी बातें इसके बारे में बताने के लिए, विल डिस्कस देम सेपरेटली इन सम अदर वीडियो. एक एंटीबॉडी स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे कवर करना चाहती हूँ. एंटीबॉडी स्ट्रक्चर को हम H2L2 स्ट्रक्चर भी कहते हैं. दो हैवी चेन्स होती हैं, दिख रही हैं, बहुत हैवी वाली चेन्स हैं जो लाइट चेन्स होती हैं, तो विच आर द स्मॉलर चेन्स. हियर वील सी द एंटीजन बाइंडिंग साइट. अब इनके बीच में बेटा जो ये है, इनके बीच में डाइसल्फाइड ब्रिजेस होते हैं. दे आर अटैच्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, नॉर्मल डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. सो दैट इज हाउ द एंटीबॉडी लुक. अब ये जो पूरा रीजन है दैट इज कांस्टेंट रीजन एंड दिस इज द वेरिएबल रीजन व्हिच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एंटीबॉडीज. तो कांस्टेंट तो सबके लिए सेम हो गया, वेरिएबल जो है सब में डिफरेंट. एंटीबॉडी काम कैसे करती है? पहली चीज तो एंटीबॉडी की भी डिफरेंट कैटेगरीज है, IgA, IgM, IgG हो गया, IgE हो गया, IgD हो गया. तो 5 एंटीबॉडीज हम पढ़ते हैं. अब इनका काम क्या होता है? इट एलिमिनेट्स द पैथोजेंस एंड टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी. एक तरीका होता है neutralization. One of the mechanisms is neutralization, that it would bind directly to the pathogen or toxin by blocking them from entering or damaging the cells. पैथोजन के साथ ही बाइंड कर गई तो अब ये नए सेल में घुस ही नहीं सकते. सेकेंड इज ऑप्सोनाइजेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑप्सोनाइजेशन में क्या हो रहा है? इट विल कोट द पैथोजन सरफेस
Antibodies target for ingestion and destruction by phagocytic cells such as macrophages. तो पैथोजन के सरफेस को इन्होंने कवर कर दिया हर तरफ से. अब क्या होगा, जो मैक्रोफेजेस हैं they will get to know कि okay these are the foreign cells and we need to kill them, so they will do the phagocytosis and they will cause the destruction of the pathogenic cell. Agglutination, उसका एक clump बनाते हैं pathogens का, and that makes them easier for immune cells to clear from the body. देन कॉम्प्लीमेंट पाथवे जो होता है वो एक्टिवेट कर देते हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं. दैट ऑल्सो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैथोजेंस डिस्ट्रक्शन. देन इज एंटीजन एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी. So antibodies attached to infected cells can recruit immune cells such as natural killer cells to kill the target cell. तो natural killer cell NK cell भी हमारा एक्टिवेट हो जाता है. Now, depending upon the shapes, they are of 5 different types. Y-shaped proteins, they recognize unique markers on pathogens. दोनों नाम है. इन एंटीबॉडी भी कह सकते हैं, immunoglobulin. We can also call them as immunoglobulin. IgA, very, very important. I'm going to give you some very important MCQs from here. IgA released into or secreted into mucus, saliva, tear, colostrum. Very important question. सलाइवा में, कोलेस्ट्रॉम में, ये दो तो सबसे ज्यादा पूछते हैं. टीयर्स शायद नहीं भी पूछेंगे, लेकिन दे विल डेफिनेटली आस्क यू सलाइवा एंड कोलेस्ट्रॉम. आईजीडी के बारे में ज्यादा नहीं पूछा गया है. IgE binds to mast cells, basophil cells, and allergy and antiparasitic activity. This has been asked also again and again. IgG is the main blood antibody for secondary responses. Crosses placenta पे पूछा गया है MCQ. So this is important. IgM pentavalent है, 5 हाथ पैर हैं इसके. It is the main antibody of primary response. So ये जो बातें हैं, this you have to remember. IgA gets released in the saliva and colostrum. IgE का mast cell से relation है, basophil से relation है, allergy से relation है. These are the keywords that you have to remember: the mast cells, the basophils, and the allergy. IgG, they cross the placenta, and IgM fixes the complement, is the main antibody of primary response. Next question is, which disease is diagnosed by the ELISA test? The answer is AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. It is enzyme linked. It is though not the confirmatory test, just the screening test. Write down the word over here, screening test. कि एक बार आइडिया लग जाता है कि एड्स हो सकता है, फिर confirmatory test इसका बाद में करते हैं. This is enzyme linked immunosorbent assay. Immunosorbent assay. Next question is, which of the following is a degenerative disease? Degenerative, जहाँ पे degeneration है, तो very common disease is Alzheimer's disease. This is a neurodegenerative disorder, very common neurodegenerative disorder. So you can easily see how the brain has shrunken and is generally associated with dementia. भूलने की बीमारी हो जाती है इसमें. Disorder. Moving on, the cancer causing genes, they are called as cancer causing genes. तो बेटा एक जीन्स होता है, जीन्स की कैटेगरी है प्रोटोऑन्कोजीन्स. प्रोटोऑन्कोजीन्स, इनका जो काम होता है, they play a role in normal growth, play a role in normal growth and cell division, normal growth and cell division. लेकिन होता क्या है बेटा, अगर इन्हीं प्रोटोऑन्कोजीन्स में म्यूटेशंस हो जाए, इन्हीं प्रोटोऑन्कोजीन में म्यूटेशंस हो जाए, दैट वुड लीड टू the disruption in the normal cell division, and that will cause cancer now. So that is the proto-oncogene. अब इस स्टेट पे जब इसमें म्यूटेशन हो गया, that will be referred to as oncogene, right? So that is all for the class today. I had a lot to explain, but I'll be sharing the rest of the things in part 2. You can refer to the PPT and the notes and the video for the lecture. It covers most of it. We have touched a lot of infectious diseases, the main ones.
We've touched the antibodies, the types of immunity. We have discussed about ELISA, what are autoimmunity, what is autoimmunity, all of those things. So we have discussed them all briefly, and I'll try to make another video on the remaining topics so that this chapter is covered holistically. That is it. So bye-bye.